बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक किसान रहता था। चंदन अपने माता पिता का इकलौते बेटा था और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसका गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के अधिकतर लोग जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी करते थे। चंदन बेटा, ओ चंदन बेटा, इस बार क्या सोचा है? खेतों में कौन सी फसल उगानी है? भला हो मेरे पूर्वजों का, जिनकी वजह से हमारे पास जमीन का वो टुकड़ा है, वरना महंगाई के इस जमाने में जीना मुश्किल हो जाता। हाँ पिताजी, सही कहा आपने। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ इस बार खेतों में धान की फसल लगाऊं। सुना है बाजार में चावल की अच्छी मांग होने वाली है। लेकिन एक समस्या है, हमारे पास खेत का छोटा टुकड़ा है। यदि हमारे पास ज्यादा जमीन होती तो फसल भी ज्यादा मिलती। और तो और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं अच्छी लागत लगा दूं ताकि मुनाफा भी ज्यादा हो। बेटा, तुम सही कह रहे हो। खेत का वो छोटा सा हिस्सा काफी नहीं है, लेकिन तुम निराश मत हो। जितने बीज है हमारे पास, उतने ही बो दो। नहीं पिताजी, मैंने फैसला किया है, गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार पर लूंगा और फसल की पैदावार बढ़ाऊंगा और समय आने पर फसल बेचकर साहूकार के पैसे लौटा दूंगा। इस तरह कुछ ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। जैसा तुम सही समझो कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चंदन ने अपने खेतों में धान की बड़ी फसल उगाने का फैसला किया। वो साहूकार से उधार पैसे लेने उसके घर जा पहुंचा। मालिक, मुझे खेती करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो आपका एहसान होगा। जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए मालिक, मना मत करिएगा। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। पूरे गांव में आप ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ चंदन, तू ठीक कह रहा है। पूरे गांव में मैं ही हूँ जो तेरी पैसों से मदद कर सकता हूँ। तू बिल्कुल सही इंसान के पास आया है। बातों से तो तू समझदार और उत्साहित लगता है। तेरे अंदर एक जोश छलकता है। बाकी सब तो ठीक है। चंदन, तुझे पैसे चाहिए और मैं एक साहूकार हूँ, लेकिन मैं तुझे ऐसे कैसे पैसे दे दूं? कहीं तू मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तू तो मजे से मेरे पैसों पर ऐश करेगा और यहाँ मैं तुझे ढूंढता रहूंगा। मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला आपके पैसे लेकर क्यों भागूंगा? इतने सालों से मैं और मेरा परिवार इसी गांव में रहते हैं। आप तो मेरे पिताजी को भी जानते हैं। वो एक ईमानदार इंसान है। लेकिन चंदन, व्यापार तो ऐसे नहीं चलता। अगर मैं ऐसे ही लोगों को पैसे बांटता रहा तो रास्ते पे आ जाऊंगा। अगर तू पैसों के बदले कोई कीमती चीज गिरवी रख सकता है तो ठीक, वरना मुझे माफ कर, मैं पैसे नहीं दे सकता। पैसों का लेने देन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन पैसा लेकर लोग भाग जाते हैं। साहूकार होने की हैसियत से मुझे कुछ कीमती गिरवी रखना ही होगा, वरना तू गांव में किसी और से पैसे ले ले। लेकिन मालिक, मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। मैं एक गरीब इंसान हूं। मैं आपके पास गिरवी क्या रखूं? तेरा पास घर है ना, जमीन के कागजात मेरे पास गिरवी रखते और पैसे ले जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। चंदन ने अपने घर के कागजात साहूकार के पास गिरवी रख दिए और साहूकार से कर्ज ले लिया। उसने साहूकार से लिया कर्ज और अपनी सारी जमा पूंजी खेतों में लगा दी। चंदन बेटा, इतने सुबह सुबह कहा जा रहा है? तेरे पिताजी भी बिना बताए बाहर चले गए हैं। पता नहीं कब तक लौटेंगे। इस घर में तो किसी को भी मेरी पड़ी ही नहीं है। मेरी कोई सुनता ही नहीं। माँ, खेतों में जा रहा हूँ, आज बहुत काम है। ठीक है, खेत पर भी चले जाना, लेकिन खाना तो खाता जा। मैंने आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है। नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। देखो तो, काम की वजह से
इसे भूख भी नहीं लग रही। मेरा बेटा कितना मेहनती है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को खूब सफल बना। चंदन दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। चंदन की कड़ी मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई। चंदन को लगा कि अब उसका समय बदलने वाला है, लेकिन चंदन का पड़ोसी हरी, जो उससे जलता था, उसकी फसल को देखकर ईर्ष्या से भर गया। चंदन तो आजकल बहुत उड़ने लगा है। उसने खेत के उस मामूली से टुकड़े में इतनी अच्छी फसल उगा ली, और यहाँ में मेरे पास इतनी बड़ी जमीन है, फिर भी मेरी फसल इतनी मुरझाई हुई सी है। अब वो रमेश उन फसलों को मंडी में बेचकर खूब पैसा कमाएगा, और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो एक दिन मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा, मुझसे मुकाबला करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझसे जल्दी कुछ करना होगा। उस गरीब चंदन की इतनी औकात, वो मुझसे मुकाबला करेगा। उसे सबक सिखाना ही होगा। हरी को चंदन की मेहनत और फलता फूलता खेत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने चंदन को नीचा दिखाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। हरी ने मंडी के व्यापारियों को यह कहकर भड़काया कि चंदन की फसल में खराबी है। उसने अफवाह फैलाई कि चंदन की फसल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब चंदन अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा तो उसे यह देखकर गहरा धक्का लगा कि कोई भी उसकी फसल खरीदने को तैयार नहीं है। धनी सेठ, ये देखिए, इस बार चावल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, पिछले कुछ वर्षों से भी बहुत अच्छी। बताइए, कितनी बोरियां आप लेंगे? नहीं चंदन, मुझे चावल नहीं चाहिए। कम से कम मैं तुमसे चावल नहीं लूंगा। गांव में और भी लोग हैं जो अच्छे गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। इस बार मैं उनसे ही चावल लूंगा। क्यों सेठ जी, क्या आपने पहले से चावल कहीं और से ले लिए हैं? हमारे धनी सेठ तो क्या, तुमसे तो पूरे मंडी में कोई भी चावल नहीं लेगा। अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर लौट जाओ। कोई भी तुमसे चावल का एक दाना भी नहीं लेगा। लेकिन क्यों साहब, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मुन्ना, तुम ये सब बातें करके क्यों अपना और मेरा, हम दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो? इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। हमें और भी बहुत से जरूरी काम है। चलो यहाँ से। व्यापारियों ने चंदन से फसल लेने से मना कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे उसकी मेहनत और सपने बिखरते नजर आ रहे थे। माँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। रोज चावल की बोरियां लेकर मंडी जाता हूँ, पर कोई भी मुझसे चावल नहीं लेता। जितने भी व्यापारी हैं, सब मेरे सिवा सभी किसानों से चावल और दूसरे अनाज ले लेते हैं, और मैं वहाँ खड़ा बस लोगों को देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे चावल अच्छे नहीं हैं, बल्कि इस बार तो फसल और भी अच्छी हुई है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सपने टूट के बिखरने वाले हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है शायद मेरी ही कोई गलती है। चंदन बेटा, तुम एक किसान के बेटे हो। इतनी जल्दी हार मानना ठीक नहीं है मेरे बच्चे। कोई बात नहीं अगर तुम कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन ऐसे हार मानना सही नहीं है। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने देखा है कि तुमने खेतों में कितनी मेहनत की है। तुम्हें अपनी की गई मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रख, अच्छे दिल और पूरी ईमानदारी के किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई तुम्हें जीवन में गिरने नहीं देंगी। बस तुम्हें मेहनत करते रहना है। क्यों रे चंदन, पैसे लेते समय तो तू बड़े बड़े वादे कर रहा था। अब क्या हुआ? तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है?
तेरे किए गए वादे के अनुसार तूने अभी तक 1 रुपया भी नहीं लौटाया है। बोलता क्यों नहीं अब? मालिक, मेरी फसल कोई भी मंडी में नहीं ले रहा है। मैं कुछ दिनों से रोज मंडी जाता हूं, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटता हूं। देख चंदन, मैं यहाँ तेरी मनगढ़ंत कहानी सुनने के लिए नहीं आया हूँ। पैसे लेते वक्त मैंने तुझसे साफ साफ कहा था, मुझे मेरे पैसे वक्त पे वापस चाहिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर अगले रविवार तक तूने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे पंचायत के पास लेकर जाऊंगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा ले। चंदन पर साहूकार का कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ने लगा। एक दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच जी, चंदन ने मुझसे कर्ज पे पैसे लिए थे। इसने वादा किया था कि ये मेरे पैसे समय पर लौटा देगा, लेकिन अब जब पैसे लौटाने का समय आया तो ये अपनी बात से मुकर रहा है। इसने अब तक 1 रुपया मुझे नहीं दिया है। पैसे मांगने जाऊं तो कहता है अभी पैसा नहीं है। क्यों चंदन, तुम साहूकार के पैसे वापस क्यों नहीं कर देते? उसने जरूरत के वक्त तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी मदद की है। अब तुम उसे उसके पैसे लौटाने में इस तरह परेशान कर रहे हो। मैं तो तुम्हें गांव का एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम ऐसा करोगे मुझे पता नहीं था। सरपंच जी, आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं साहूकार जी के पैसे लौटाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं साहूकार साहब ने मेरी जरूरत के समय मुझे कर्ज देकर मुझ पर एहसान किया है, और मैं भी उनके पैसे उन्हें लौटाना चाहता हूं। मेरे खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस बार मंडी में मुझसे कोई चावल नहीं खरीद रहा। सारे व्यापारी मेरे अलावा सबसे चावल ले रहे हैं, पर मुझसे कोई भी नहीं ले रहा। देखा सरपंच जी, आपने ये किस तरह बहाने बनाता है। अगर मंडी में चावल की मांग है तो फिर सबको तुमसे क्या परेशानी हो सकती है, जो सब तुम्हारे चावल छोड़ के बाकी किसानों से चावल ले रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे चावल बिक रहे या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तुमने जो मेरे पास घर के कागजात गिरवी रखे हैं वो मेरा हो जाएगा। पंचायत ने तुम दोनों की बातों को गौर से सुना है, और चंदन, पंचायत से तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। तुम साहूकार के पैसे वापस करो, वरना शर्त के अनुसार तुम्हारी जमीन पर उसका हक होगा। फिर तुम्हारा घर उसका हो जाएगा। साहूकार, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन साहब, अगर घर उनका हो जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे माता पिता को इस उम्र में इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकता मैं। चंदन, जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लिए गए कर्ज को चुकाओ, तो फिर तूने कर्ज लिया ही क्यों? मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे पे भरोसा करके पैसे दिए। मुझे ही सतर्क रहना चाहिए था। साहूकार ने चंदन की बेइज्जती की और कहा कि अगर उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। चंदन के आंखों में आंसू थे। क्या सोचा था मैंने, और क्या हो गया? इस उम्र में माँ पिताजी के साथ अगर सच में साहूकार ने घर से निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? कहां लेकर जाऊंगा पिताजी और माँ को? ये किस तरह से मुसीबत में पड़ गया हूं मैं। साहूकार ने भरी पंचायत में मेरी कितनी बेइज्जती की। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है कि मेरी फसल कोई भी नहीं ले रहा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो सबने मेरी फसल लेने से मना कर दिया? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे पता करना ही होगा कि आखिर सच क्या है। चंदन ने हार मानने की बजाय सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों से इस षड्यंत्र की तह तक जाने को कहा। जल्दी ही उसे पता चला कि यह सब हरि की साजिश थी। चंदन ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत से इस मामले की शिकायत की। पंचायत ने तुरंत हरि को बुलाकर पूछताछ की। हरि, तुम पर इल्जाम है। तुमने ठेकेदारों और व्यापारियों को चंदन के खिलाफ भड़काया है कि वो चंदन से चावल ना ले। उसके चावल में मिलावट है और वो अच्छे भी नहीं है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, ये सरासर झूठ है। मैं इस गांव का एक आम आदमी हूं। मैं किसी को क्यों भड़काऊंगा? असल में तो ये चंदन मुझसे जलता है। मेरे पास इससे ज्यादा जमीनें हैं, बस इसीलिए ये मुझसे जलता है
और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। और वैसे भी चंदन के ही चावल में कोई दोष होगा। ये बस मुझे बदनाम करने की कोशिश है। झूठ मत बोलो हरी। और भला मेरे चावल में क्या दोष होगा? मैंने बड़ी मेहनत से फसल उगाई है, दिन रात एक करके काम किया है। तुम इस तरह से बच के नहीं निकल सकते। तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखा सरपंच जी आपने, ये कितना क्रोधित व्यक्ति है। आप इस पर भरोसा करके मुझ पे शक कर रहे हैं। इसके चावल नहीं बिक रहे, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो बताइए, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सरपंच जी, चंदन झूठ नहीं बोल रहा है। हरि भाई, जब आप व्यापारियों के चंदन के खिलाफ भड़का रहे थे तब मैं वहीं था। हाँ सरपंच जी, ये सच है। हरि ने ही ठेकेदारों को चंदन के चावल ना लेने के लिए भड़काया है। उन्होंने व्यापारियों से कहा था कि चंदन भाई के चावल स्वास्थ्य से लिए अच्छे नहीं हैं। अब तुम क्या कहना चाहोगे हरि? क्या तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे? अब तो रवि ने भी गवाही दे दी है। अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। चंदन की फसल देखकर मुझे जलन होने लगी थी। चंदन अपनी जमीन के उस छोटे से हिस्से से मुझसे ज्यादा फसल पैदा कर रहा था। अगर उसके चावल मंडी तक जाते तो मुझसे कोई भी व्यापारी चावल नहीं लेता। इसीलिए मैंने ऐसी चाल चली कि चंदन के चावल मंडी में होने के बावजूद लोगों ने उससे चावल नहीं लिए। मुझे चंदन से ईर्ष्या थी कि वो मुझसे गरीब होकर मेरी बराबरी में आ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, चंदन से मांगो। तुम्हारी इस हरकत से उसे कितनी परेशानी हुई है। साहूकार ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। उसका घर दावा पर लगा है। भरी पंचायत में उसे शर्मिंदा होना पड़ा था। चंदन मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं खुद तुम्हारे साथ चल के साहूकार को सब बताऊंगा। हरि की साजिश का पर्दाफाश हुआ और पंचायत ने हरि को गांव के सामने शर्मिंदा किया। हरि को अपनी गलती माननी पड़ी और चंदन से माफी मांगन पड़ी। पंचायत ने यह भी तय किया कि भविष्य में कोई भी किसान दूसरे के काम में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेगा। गांव के लोगों ने मंडी के व्यापारियों से बात की और चंदन की फसल की सच्चाई बताई। व्यापारियों ने चंदन की फसल खरीदी और चंदन को उसकी मेहनत का उचित दाम मिला। चंदन ने साहूकार को उसके कर्ज के पैसे लौटा दिए। एक दिन जब चंदन अपने खेत में बैठा था, उसकी आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। उसने महसूस किया कि जीवन का असली सुख संघर्ष से हार न मानने और एकजुटता में है। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे प्रकृति, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हुए हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।